सीआईबी का बीएफएम का जो बेसल नाम का टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट हुआ था और 4 क्लासेस में हमने जेआईबी के साथ उसके बेसिक्स पढ़े थे। और ये पूरा मॉड्यूल बी मॉड्यूल और डी मॉड्यूल ये दोनों रिस्क बेस्ड मॉड्यूल हैं। यानी कि इसमें जो बेसल के कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल है, थ्योरी है, फैक्ट्स हैं उसके, और इसके साथ अगर हम बेसल को आगे बढ़ाएंगे तो इट मीन्स हम लोग मॉड्यूल बी को आगे बढ़ा रहे हैं। और मॉड्यूल बी को आगे जब बढ़ाएंगे तो अभी तो पहले बेसिक चीज़ें करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे जब बढ़ेंगे तो क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को भी कंप्लीटली कवर करेंगे। तो इस तरह से मॉड्यूल बी और डी हमारा 20-25 क्लासेस में पूरा होता है। एक बार तसल्ली से अगर आप इन लेक्चर्स को देखेंगे, उसके बाद कोई भी नोट्स पढ़ेंगे, कोई भी यूट्यूब चैनल देखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी ये, और रिवीजन अच्छा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सभी के माइक अभी म्यूट कर दिए हैं। आपके कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको बाद में हम डील कर लेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यूनिट 10 रिस्क रेगुलेशंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो रिस्क का रेगुलेशन एक नया वर्ड आ गया। ठीक है, और जब जेआईबी में हम पढ़े थे तो वहां पे वो रिस्क इन बैंकिंग इंडस्ट्री करा था। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क समझने के बाद उसका अब यहाँ पे रेगुलेशंस की बात आई, और रेगुलेशन की जब भी बात आएगी तो बात आएगी आरबीआई की और बीसी, बीएस, बीसीबीएस, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, तो आरबीआई और बीसीबीएस ने जो भी रूल्स बना रखे हैं, प्रूडेंशियल रूल्स बना रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग वो रिस्क को रेगुलेट किया जाता है। और कौन सी इंडस्ट्री में? बैंकिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, बहुत सारी बेसिक बातें हमने पढ़ ली तो वो यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ये सीआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवीजन के लिए बुक आपके सामने आएगी, उसमें कुछ अगर चीजें ऐसी हैं जो उस समय पे नहीं हुई होंगी तो उस समय हम इनको बात कर लेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन वगैरह हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ बनता है आपका, रेगुलेशंस हैव द सेवरल गोल्स। मीन्स ये जो रेगुलेशन की बात आ रही है उनके गोल्स क्या है, क्यों ये रेगुलेशंस है, क्या आपको अचीव करना है। तो क्या बोलता, इम्प्रूविंग द सेफ्टी ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। सेफ्टी तो हमने पहले बताया था कि बैंकिंग इंडस्ट्री या फाइनेंशियल इंडस्ट्री अगर डूब रही है तो उसको बचाया कैसे जाए, उसकी बात करें तो इम्प्रूविंग द सेफ्टी पहला पॉइंट आ गया। बाय, और कैसे? बाय इम्पोजिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन लाइन विद द बैंक रिस्क। तो ये हम लोग बहुत बार बार पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग बेसल में एमसीआर नाम से, या हमारा पिलर, कौन सा पिलर है? 1। ठीक है, regulatory authority imposes regulation the core concept of the capital adequacy principle and the risk based capital। तो यहाँ पर इसने बोला कि ये जो कैपिटल एडिक्वेसी का प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग कोर कॉन्सेप्ट इसका ये है। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट बोलता है, ये जो 4 पॉइंट और 5 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ऐसे भी वो एक क्वेश्चन बना देता है। तो वहां पर हम लोग बेसल वेसल तो सब जानते हैं, लेकिन 5 पॉइंटों को कभी ना कभी मिस कर जाते हैं। क्या है? पहला तो है सिंपल, इंप्रूव करना सेफ्टी, सेफ्टी को इंप्रूव करना। दूसरा, लेवलिंग द कॉम्पिटिटिव प्लेइंग फील्ड ऑफ बैंक्स थ्रू सेटिंग कॉमन बेंचमार्क फॉर ऑल प्लेयर्स। तो सारे ही जो प्लेयर्स हैं, ऑल प्लेयर्स के लिए कॉमन बेंचमार्क को सेट करके एक कॉम्पिटिटिव प्लेइंग फील्ड बनाना, यानी सब लोग, जितने भी खिलाड़ी, जितने भी प्लेयर्स वहां खेलने आए, वो सब लोग एक नॉर्म्स को पूरे करके आए। तो उससे क्या होगा? एक हेल्दी कंपटीशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोटिंग साउंड बिजनेस एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस। तो जैसे ही सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस की बात आ गई तो हमारा कौन सा पिलर आ गया? सेकंड नंबर पिलर आ गया, एसआरपी। ठीक है, फिर एक बात आती है कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टमैटिक रिस्क। तो देखो, सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में थोड़ा सा बता दूं, हमारे ये रिस्क काफी चर्चा में रहेंगे, कुछ ना कुछ हमारा हम लोग बात करते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क में क्या होता है, दो कॉन्ट्रैक्ट हुए दो बैंकों के बीच में, या बैंक और कस्टमर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुए और ये फेल हो गए।
तो इससे क्या हुआ, जो उससे अगला वाला कॉन्ट्रैक्ट था उस बैंक से अगला वाला तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो सारे लोगों में जो इम्पैक्ट आता है उसी को हम लोग सिस्टमेटिक रिस्क जानते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। अब देखो ये भी क्वेश्चन आ गया कि ये डिपॉजिटर का इंटरेस्ट कैसे वो कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम डिपॉजिटर के ही पैसे को लोन में बांटते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग लोन में बांट रहे हैं डिपॉजिटर का पैसा और लोन नहीं डूबे तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली डिपॉजिटर का सेफ्टी है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आ गए। पहला तो है अपनी जो है बैंकिंग इंडस्ट्री को सेफ्टी इंप्रूव करना। दूसरा, कॉम्पिटिटिव प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए सबको मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करना, कॉमन बेंचमार्क रखना। थर्ड है प्रमोटिंग साउंड बिजनेस एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस। फोर्थ हमारा सिस्टमेटिक रिस्क को कंट्रोल और मॉनिटर करना है। और थर्ड जो है हमारा डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एज डिपॉजिटर कैन नॉट इम्पोज अ रियल मार्केट डिसिप्लिन ऑन बैंक। मीन्स डिपॉजिटर बैंक से कुछ नहीं करा सकता, तो इसीलिए ये जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, ये जो जो फ्रेमवर्क है, जो रेगुलेशंस है, वो लोग कराते हैं। ठीक है, तो सिस्टमेटिक रिस्क की बात आई थी, तो एक बार और यहाँ पर थ्योरेटिकल देख लेते हैं। एन इंडिविजुअल बैंक फेलियर इन वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द सिस्टम। मीन्स एक अकेला एक बैंक फेल हो रहा है, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ हाई इंटर रिलेशन। मीन्स एक बैंक एक दूसरे से कनेक्टेड है, that exist on ongoing basis between banks through mutual lending। मीन्स आपस में म्यूचुअल लैंडिंग करते हैं, बोरोविंग करते हैं एंड अदर कमिटमेंट करते हैं। मीन्स एक बैंक दूसरे से दूसरा पहले से। द फेलियर ऑफ द सिंगल बैंक जनरेट्स ए रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ ऑल बैंक्स दैट हैव ऑनगोइंग कमिटमेंट विद डिफॉल्टिंग बैंक। जो मैंने बताया था, ये सीरीज जो बताई थी ये वाली। Receivables from the failed bank comes non-available, putting the counterparty bank into a cash or funds crunch। मीन्स अगर एक बैंक दूसरे को नहीं देता तो ये वाला बैंक कहाँ जाएगा, इसमें आ जाएगा कैश और फंड क्रंच में आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इनफैक्ट बिकॉज ऑफ द, तो यहाँ हम बोले कि जब किसी एक बैंक में प्रॉब्लम आती है तो वो बैंक अपनी काउंटर पार्टी की वजह से कैश और फंड क्रंच में आ जाता है। ठीक है, इनफैक्ट बिकॉज ऑफ द, ये वर्ड बिकॉज ऑफ द, जरा ये बताना क्या लिखा हुआ है, यही वर्ड लिखा हुआ है कुछ और लिखा हुआ है? बिकॉज ऑफ द कॉन्टेजियन इफेक्ट, यही वर्ड यही है, यही सर है, यही है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर मैं इसको एक तो या तो रिपेल वर्ड यूज कर सकता हूँ, रिपेल मतलब लहर जैसा। ठीक है, एक के बाद वाला। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द कॉन्टेजियन इफेक्ट ऑल बैंक्स में बी इफेक्टेड, ट्रिगरिंग ऑफ अ, ये कंटेजियस की तरह हो गया सर, जैसे कोई बीमारी होता है वो इन्फेक्शियस होता है, उसी तरह का। अच्छा, एक से दूसरे को दूसरे को तो हाँ रोग बोलते हैं वायरल इफेक्ट, वायरल टाइप का। वायरल बोल सकते हैं ना सर। ठीक, हेलो, हाँ हेलो। अच्छा, आप देखो यहाँ पर इसमें एक वर्ड बोला, ट्रिगरिंग ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। मीन्स जब ऐसा होता है तभी वो सिस्टमेटिक रिस्क ट्रिगर हो जाता है, मीन्स स्टार्ट हो जाता है। सिस्टमेटिक रिस्क अ मेजर चैलेंज फॉर द रेगुलेटर। और अगर बात आएगी तो ये एक मेजर चैलेंज है रेगुलेटर का। और रेगुलेटर कौन बताया मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में, कौन बताया रेगुलेटर? आरबीआई और सीबीएस, बैंकिंग कमेटी ऑन, बेसल कमेटी ऑन बेसल ठीक है, द नीड फॉर रिस्क बेस्ड रेगुलेशन इन चेंज वर्ल्ड एनवायरनमेंट। तो ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक पैराग्राफ है, इसको हम छोड़ दे रहे भाई, ये सब कुछ वो चल रहा है। अब कॉमर्शियल बैंकिंग आ रही है, रिस्क आ रहा है, लैंडिंग हो रही है, तो इसको हम लोग यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वाई BCBS वो नाम आ गया, बैंक बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, तो इसमें वो 1974 में सारी कहानी बार बार हमने बात कर ली है। G10 कंट्री थे जिसमें जापान को छोड़ के बाकी सब लोगों ने शुरू कर दिया था। अब धीरे धीरे करके फिर G10 इज टुडे 28 कंट्री। तो G10 ग्रुप में
कितनी कंट्री हो गई आजकल, कितनी कंट्री है? 28 कंट्री हो गई। ठीक है, इस तरह चलता रहा है तो इसको हम वो नहीं कर रहे हैं पे। और हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन आ गया देखो, BCBS हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल in standardizing bank regulation across jurisdiction with special emphasis on defining the roles of regulator। तो roles of regulator का मतलब किसका रोल, RBI का क्या रोल होगा, ये BCBS इसमें मेन इंस्ट्रूमेंटल है, मतलब वही ये सब चीजें बनाता है। ठीक है, द कमेटी मीट्स 3 और 4 टाइम, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि वो कमेटी एक साल में 3-4 टाइम मिलती है, मीन्स उसकी बैठक होती है, मीटिंग्स होती हैं और उसमें कुछ डिसाइड करते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि बेसल कमेटी में कितने ग्रुप हैं। ठीक है, बेसल कमेटी में कितने ग्रुप हैं, तो इसमें कौन कौन से ग्रुप है देखो। पॉलिसी डेवलपमेंट ग्रुप, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार। पॉलिसी डेवलपमेंट मीन्स पॉलिसी को डेवलप करने के लिए अलग से ग्रुप है। फिर उसके बाद पॉलिसी डेवलप हो गई, सुपरविजन एंड इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है। उसके बाद बेसल कंसल्टेटिव ग्रुप है। उसके बाद मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ग्रुप है और अकाउंटिंग एक्सपर्ट ग्रुप है। तो बेसल के जो कमेटी है उसमें कितने ग्रुप हैं? 5 ग्रुप हैं, 5 ग्रुप हैं। कभी कभी वो नंबर से भी क्वेश्चन आ सकता है या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। अगर आप ऑनेस्टली क्लास में इस बात को भी सुन रहे हैं तो वहां पे क्लिक हो जाता है। ठीक, और जो 5 ये ग्रुप्स हैं, रिपोर्ट डायरेक्टली टू द BCBS चेयरमैन एंड फ्रॉम पार्ट ऑफ इट्स परमानेंट इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म पार्ट ऑफ, मीन्स एक परमानेंट इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट बनते हैं ये 5 ग्रुप है। विद इन ईच ग्रुप आर वर्किंग ग्रुप्स, मतलब हर ग्रुप में एक वर्किंग ग्रुप भी है, हर ग्रुप में एक वर्किंग ग्रुप भी है which support specified technical work and task forces which undertake specific task for limited time। मीन्स अब इसने बोला कि जो इनके हर एक के अंदर एक वर्किंग ग्रुप है जो सपोर्ट करता है स्पेसिफिक टेक्निकल वर्क एंड टास्क फोर्स को, और वो जो टास्क फोर्स होती है अंडरटेक्स स्पेसिफिक टास्क फॉर ए लिमिटेड, कुछ समय के लिए एक स्पेसिफिक काम उसको दिया जाता है। ठीक है, हाई लेवल task force are also in place to support the broader goals outside the committee group primary। तो अब यहाँ पर बोला इसने इन सब के अलावा एक हाई लेवल टास्क फोर्स है और वो क्या करती है, प्लेस टू सपोर्ट ब्रॉडर गोल्स आउटसाइड द कमिटी ग्रुप प्राइमरी एक्टिविटी। मीन्स एक तो जो इंटरनल एक्टिविटी है और इसने बोला कुछ आउटसाइड भी उसके गोल्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कौन सी कमेटी होती है, हाई लेवल टास्क फोर्स कमेटी होती है, जो उसके कौन से गोल्स को आउटसाइड द कमेटी ग्रुप प्राइमरी एक्टिविटी के बाहर भी कुछ उनके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। ठीक सर, BCBS के चेयरमैन कौन होते हैं? ये जो BIS होता है ना, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये जैसे हमारा हर कंट्री में एक RBI जैसा बैंक होता है, ऐसी वर्ल्ड में भी एक बैंक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो वो यहाँ से इसकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है इनमें से कोई उस चीज को हेड करता होगा। ठीक है, और सर मेंबर कितने होते हैं? और ऐसा कहीं बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि BCBS के जो मेंबर है ना, या BIS के मेंबर पूछ रहे हैं? मेंबर किसके पूछ रहे हैं आप? BCBS के। BCBS में तो जितने भी बैंक इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो करना चाहेंगे अपने आप को, तो BCBS मेंबर की बात हो रही, तो मुझे लगता है कि जितने भी बैंक अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे सेटल करना चाहते हो या रिकग्नाइज करना चाहते हो, तो वो सब BI बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के क्या होंगे, मेंबर होंगे। और अगर उनको वर्ल्ड रिकग्निशन चाहिए, अपने शेयर प्राइसेस पर प्रॉपर इंक्रीमेंट चाहिए, ठीक है, तो वो जो है वो सारे वो करते होंगे। और अगर इंटरनेट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो BIS में इसमें जो है
63 मेंबर दिखा रहा है, पता नहीं लेटेस्ट न्यूज है या पुरानी न्यूज है। सर 45 दिखा रहा है। ये दिखा रहा है, इसमें 63 दिखा रहा है, ठीक है। 63 में इंडिया जो है ये दिख रहा है यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है। तो अधिकतर मतलब कंट्रीज की मेंबर ना होके कंट्री के जो कौन से बैंक हैं, जो रेगुलेटरी सेंट्रल बैंक है वो इसके सेंट्रल बैंक। मेंबर हैं। अब जो बहुत छोटी छोटी कंट्री है वहाँ शायद इसकी ज़्यादा वो नहीं पड़ती होगी, जहाँ 50,000 लोग रहते हैं या 20,000 लोग रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे बैंकिंग जो है दूसरे कंट्री की बैंकिंग यूज़ करते हैं लोग, वहाँ शायद इसकी जो, लेकिन जो इस्टेब्लिश्ड कंट्रीज है वो लोग इसका ध्यान रखते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लेइंग द फाउंडेशन इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिटवीन बैंकिंग सुपरवाइजर। तो बैंकिंग सुपरवाइजर का मतलब हुआ जितनी भी कंट्री के जो मेंबर्स बैंक हैं वो बैंकिंग सुपरवाइजर हो गए, ठीक है। एट द आउटसेट वन इम्पॉर्टेंट एम टू द कमिटी वर्क वाज टू क्लोज गैप्स इन इंटरनेशनल सुपरवाइजरी कवरेज सो दैट। अब यहाँ बोलता है कि जो इंटरनेशनल सुपरवाइजरी है, अलग अलग कंट्री के जो सुपरवाइजर्स हैं उनके बीच में गैप को कवर करना इसका एक इम्पॉर्टेंट एम है। किसका? ये जो अपनी BCBS है कमेटी का, ठीक है। तो क्या है इसमें, जिससे कि क्या फायदा होगा, नो बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट वुड एस्केप सुपरविजन। मीन्स कोई भी बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट सुपरविजन से बच नहीं पाएगा, एंड सुपरविजन वुड बी एडिक्वेट एंड कंसिस्टेंट अक्रॉस मेंबर जुरिसडिक्शन। यानी इनका जो BIS का जो कमेटी का जो सुपरविजन या जो भी उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो जितने भी मेंबर्स हैं उन सब पर वो प्रॉपरली लागू हो जाएगी, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज दिस डायरेक्शन वाज द पेपर इशू। अब यहाँ पे पेपर इशू करते हैं, पेपर इशू करने का मतलब है अपनी, जैसे हमारे वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो ऐसे ही पेपर इशू आता है वहाँ पे, कुछ जब भी कोई नया चेंज होगा तो उस पेपर इशू में नया चेंज ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलता है, दैट केम टू बी नोन एज द, अब एक क्वेश्चन आ गया आपका, CONCOR कॉन्कर डेट, जो इनका डायरेक्शन पेपर यूज होता है। द फर्स्ट स्टेप इज दिस डायरेक्शन वाज द पेपर इशूड इन। तो सबसे पहले जो 1975 में जो पेपर इशू हुआ था, पब्लिश हुआ था, उसको इन्होंने क्या बोला, कंकर डेट बोला। द कंकर डेट सेट आउट द प्रिंसिपल फॉर शेयरिंग सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बैंक्स, फॉरेन ब्रांचेज, सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर बिटवीन होस्ट एंड पेरेंट सुपरवाइजर। मीन्स इसने बोला कि ये जो कॉन्कर डेट है इसने ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए जिसमें जो सुपरवाइजर्स हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाई कि बैंक की जो फॉरेन ब्रांचें हैं, बैंक की जो सब्सिडरी है, बैंक के जो जॉइंट वेंचर है, उसमें बिटवीन होस्ट एंड पेरेंट का मतलब हुआ एक बड़ा जो सब्सिडरी, जिसकी सब्सिडरी है वो और जो पेरेंट है दूसरा, वो मिल करके क्या करें, आपस में सुपर शेयर करें फॉर शेयरिंग सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन 1983 में फिर क्या हुआ, अब कॉन्कॉर्डेट वाज रिवाइज्ड एंड रीइश्यूड एज ए प्रिंसिपल फॉर सुपरविजन फॉर बैंक्स फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पर जो फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट के बैंक है उनके लिए कुछ इम्प्रूव करके थोड़ा सा री इशू किया गया कॉन्कॉर्डेट। तो कॉन्कॉर्डेट क्या है, बोलो कोई आंसर कर पाएगा? इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। बेसिकली रूल्स का एक पेपर है, मतलब आपसी सहमति से बनाए गए सुपरवाइजर रूल्स का संकलन, इस टाइप से कुछ जो गूगल पे दिखा रहा है इसका। हाँ, ऐसे रूल्स बनाए गए जिनको सारे लोग आपस में मिलजुल के जो सुपरवाइजर है वो उसको माने, ठीक है। और उसके बाद फिर 83 के बाद जो है 1990 में भी फिर आया एक और, ठीक है। तो इसमें क्या कहता, सप्लीमेंट, इस सप्लीमेंट में क्या आया, एक्सचेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सुपरवाइजर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट एम्ड टू इम्प्रूव द क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ प्रूडेंशियल इंफॉर्मेशन बिटवीन बैंकिंग। मीन्स इसमें यहाँ बोला गया है कि जो कई कंट्री के सुपरवाइजर्स हैं वो अपनी अपनी कंट्री की चीज़ों को शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब कोई चीज़ अगर फ्यूचर में
गलत होने वाली है या पास्ट में गलत हुई है तो सबको मालूम हो जाए, ठीक है। जैसे अभी जब कोविड का टाइम आया था, तो कोविड के टाइम में क्या हुआ था, जो जिस कंट्री में कहीं अगर वैक्सीन डेवलप हो गई तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो दूसरी कंपनी को हेल्प कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, ठीक है। तो इसका जो पर्पज है वो पर्पज यही है कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो कंट्री आपस में मिलके क्या करें। और फिर 92 में क्या हुआ, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्कॉर्डेट वर reformulated and published as the minimum standard for the supervision of international banking groups and their cross-border means जितने भी इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप्स हैं उनको और उनकी क्रॉस बॉर्डर जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए क्या तय किए गए, क्या पब्लिश किए गए, मिनिमम स्टैंडर्ड पब्लिश किए गए, ठीक है। These standards were communicated to other banking supervisory authority which were invited to endorse them. फिर उसके बाद 96 में और इम्प्रूवमेंट हुआ, तो उसमें क्या हुआ, कमेटी रिलीज ए रिपोर्ट आई द सुपरविजन ऑफ क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग ड्रॉन अप बाय द जॉइंट वर्किंग ग्रुप दैट इंक्लूडेड इन सुपरवाइजर्स ऑफ फ्रॉम नॉन G10। अब पहले तो G10 चल रहा था, बाद में क्या हुआ, जो नॉन G10 जुरिस्डिक्शन वाली लोग कंट्री थी और उसके अलावा जो ऑफशोर सेंटर, ऑफशोर का मतलब समझते हैं, ऑफशोर का मतलब होता है फॉरेन। अगर मैं ये से कहूँ कि भाई इंडियन बैंक है और इंडियन बैंक की ऑफशोर ब्रांच, ऑफशोर ब्रांच का मतलब कौन सी ब्रांच होती है, फॉरेन। फॉरेन ब्रांच ऑफशोर बिजनेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। द डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड प्रपोजल्स फॉर ओवरकमिंग द impediments to effective consolidated supervision of the cross border operation in the international bank। तो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट ने प्रेजेंट किया, प्रपोजल किया ओवरकमिंग होने के लिए, जिसमें जो भी कंसोलिडेटेड सुपरविजन है क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन के, उन सब चीज़ों को देखते हुए उनकी जो भी उनको कैसे इफेक्टिव तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उन सब के लिए डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुआ। सब्सिक्वेंटली एंडोर्स बाय द सुपरवाइजर, मीन्स जब वो प्रेजेंट हुआ तो 140 कंट्री के सुपरवाइजर ने उसको क्या करा, इंडोर्स करा, मीन्स एग्री कर दिया, कह रहे, ठीक है। द रिपोर्ट हेल्प द फोर्ज रिलेशनशिप बिटवीन सुपरवाइजर्स इन होम एंड होस्ट कंट्री। अब ये जो फोर्ज वर्ड है, फोर्ज वर्ड ये वाला नहीं है जो नकली होता है फोर्ज, इसका मतलब होता है फोर्जिंग एक टेक्निक होती है, फोर्जिंग एक टेक्निक होता है। अगर आपने देखा होगा जो नट बोल्ट होते हैं, नट बोल्ट जिस टेक्निक से बनते हैं उसे फोर्जिंग टेक्निक बोलते हैं, मीन्स उसको एक शेप दे करके वो करना, स्ट्रेंथन करना, ठीक है। तो ये जो फोर्ज रिलेशनशिप है इसमें आपका ये होम कंट्री के सुपरवाइजर और होस्ट कंट्री के सुपरवाइजर, इनके बीच में क्या करना, टू फोर्ज रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब टाइट सर एक तरीके से बोलेंगे क्या, एक हाँ अच्छा टाइट relation। करना। मतलब टाइट करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब जैसे एक होता है ना कि हम आपको कान पकड़ मतलब के एक टाइट क्लोज, कर दिया वाला एक नहीं, तरीके से क्लोज रिलेशन है ना, बॉन्डिंग अच्छी। बढ़ाना, बॉन्डिंग बढ़ाना, अच्छा हाँ, ठीक है। वही बॉन्डिंग। The involvement of non-G10 supervisor also played a vital part of the formulation of the committee core principle for effective work। तो अब जब इन लोगों को ऐड कर लिया तो इन्होंने और अच्छा प्रयास किया। The impetus for the document came from the 1997 report by the G7 finance minister that called for effective supervision in all important financial marketplace, including those emerging। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब 1996 में फिर G7 जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो लोग मिले, उन्होंने क्या करा, एक और डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट किया और उन्होंने क्या करा, ऑल इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल मार्केट प्लेस इंक्लूडिंग दोज ऑफ इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। तो जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के मार्केट थे या और भी सारे मार्केट थे, उनके जो सुपरविजन को इफेक्टिव सुपरविजन करने के लिए फिर एक और रिपोर्ट यहाँ पर आई। When the first published in the 1997, the paper set out 25 basic principle। अब एक ये क्वेश्चन आ गया आपका एक, ठीक है। बेसेल कमेटी ने कितने टोटल प्रिंसिपल जारी किए, 25 that the Basel committee believed should be in place for the supervised system in the effective। After several revision, most recently September 2012, उसमें कितने हो गए
नाउ 29 इंक्लूड्स 29 प्रिंसिपल कवरिंग सुपरवाइजरी पावर्स। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्यों 25 प्रिंसिपल्स में क्या कवर करते हैं? तो उसने बोला सुपरवाइजरी पावर, द नीड सर फॉर अर्ली इंटरवेंशन एंड टाइमली सुपरवाइजरी एक्शन, सुपरवाइजरी एक्सपेक्टेशंस ऑफ बैंक एंड कंप्लायंस विद सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड। क्या क्या चीजें हैं देखो, जो 29 प्रिंसिपल्स हैं क्या कवर करते हैं अगर क्वेश्चन आता है? सुपरवाइजरी पावर कवर करते हैं, द नीड फॉर अर्ली इंटरवेंशन मीन्स कुछ गड़बड़ हो रहा है तो जल्दी से दखलंदाजी कर ली जाए, एंड टाइमली सुपरवाइजरी एक्शन और जल्दी से एक्शन ले लिया जाए, सुपरवाइजरी एक्सपेक्टेशन ऑफ बैंक्स क्या है, कंप्लायंस विद सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड क्या है। तो इन चीज़ों को देखते हुए 29 प्रिंसिपल जो है सितंबर 2012 वाली रिपोर्ट में आ गए। ठीक है, चलो अब बेसल 1 में है। बेसल 1 में हम लोग कुछ शुभम ज़्यादा पढ़ना नहीं है हमें। सर ये मालूम है मुझे। G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स बैंक मेरी किसका तो भाई ग्रुप आ है? रही है। G7 कंट्री, G7 एक ग्रुप है ना, अमेरिका, जर्मनी, और सर वो फ्रांस, ऐसे G10 करके। से अलग है? हाँ बिल्कुल अलग है, ये कई सारे ग्रुप हैं, G5, G7, G10, G20, G50 ना, ठीक है, ओके सर। अलग अलग ग्रुप है। जी होता क्या है सर? ई मीन्स ग्रुप, जैसे मान लिया ब्रिक नाम सुना होगा आपने, ब्रिक्स ब्रिक्स, ठीक है, ब्राजील, रसिया, रसिया, इंडिया, इंडिया, चाइना और चाइना, साउथ साउथ अफ्रीका। अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स नाम है, लेकिन इसमें क्या कंट्रियों के नामों से बना रखा है, लेकिन जो ये G5 है, G10 है, G20 है, तो जो कोई 5 कंट्री मिलके जो एक स्पेसिफिक टाइप की कंट्री है, जैसे मान लिया कि कोई कंट्री जो है वार वेपन्स बनाती है, 5 कंट्री मान लिया, उन्होंने मिलकर ही बनाए, बिल्कुल ठीक इस तरह से। ओपेक नाम सुना होगा आपने, ओपेक जो है पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी का वो होता G7 जो है सो ऑर्गेनाइजेशन। G7 जो है सो वो एडवांस, सबसे ज्यादा एडवांस इकोनॉमिक वाला देश है, इकोनॉमी वाली कंट्री है, उनका ग्रुप है उनके सर। फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो ऐसे G10, तो ये क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप की एक्टिविटी जो लोग करते हैं, चाहे वो सारे किसी चीज में बहुत स्ट्रेंथ होते हों या सारे कमजोर होते हों, तो वो भी एक जी बना सकते हैं कुछ, ठीक है। तो इस तरह से जीएस का पार्ट है वैसे। चलो, तो यहाँ पे बेसल 1 के बारे में, बेसल 1 को अब हमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसमें सब चीज़ें उन्होंने एक ये वर्ड बोला हुआ है, क्रेडिट रिस्क कैरिंग रिस्क वेट 0, 10, 20, 50 और 100 करके स्टार्टिंग करी थी। 5 बकेट में इन्होंने किया था, लेकिन आज के बकेट जो है वो अलग है थोड़ा। क्या है इसमें, 100 के बाद एक और बकेट है, कौन सा वाला, और इसके बीच में एक बकेट और है, कौन सा वाला, 35। ठीक है। तो ये पुराना है, बेसल 1 का है, लेकिन आजकल के बकेट जो है 0 का भी है, 10 का कोई बकेट नहीं है आज की तारीख में, ठीक है। फिर यहाँ पे बोलता है जनरली गवर्नमेंट डेब्ट वाज कैटेगराइज एज 0%। तो जो गवर्नमेंट को दिया हुआ 0% है, बैंकों को दिया हुआ 20% है, और अदर को 100%। फिर यहाँ पे एक वर्ड आया, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स सच एज परफॉर्मेंस गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट वर ब्रॉट इनटू कैलकुलेशन ऑफ। और पहले क्या था, ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम नहीं लेते थे रिस्क में, बाद में इन्होंने इसको भी लेना शुरू कर दिया, ठीक है। सर ऑफ बैलेंस शीट asset, आइटम क्या होता है? ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम ऐसा जब आपकी बैलेंस शीट ऑपरेशन, बैंक गारंटी लाइव लेटर ऑफ क्रेडिट, वही है ना सर? वो है, लेकिन मैं कुछ और तरीके से बताऊंगा आपको। बैंक में आपका जो वो होता है बैलेंस शीट, लायबिलिटीज और एसेट होती है। लायबिलिटी में आपके सारे क्या आते हैं, डिपॉजिट्स आते हैं, ठीक है। और एसेट में क्या आते हैं आपके, लोन, एक तो आता है आपका इन्वेस्टमेंट, लोन, आपका लोन्स एंड एडवांसेस, फर्नीचर एंड फीचर्स। हाँ, नहीं वो ये वाला एसेट नहीं है, वो जो आपका अभी मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल लायबिलिटी और फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है, वो तो फिक्स एसेट में आता है आपका। तो यहाँ हम बात सर कर रहे इसे हैं, कैपिटल एसेट भी कह सकते हैं ना? हाँ long कैपिटल term एसेट कह सकते हैं, ठीक है, कैपिटल एसेट कह सकते हैं क्योंकि आप इससे बिजनेस कर रहे हैं ना। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने लोन्स एडवांसेस दिए, तो यहाँ ये बात कर रहा है, पॉइंट, जब आप अखबार में ये न्यूज आती है तो आपका बैंक कहता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट है 80 लाख करोड़ के, लोन्स एडवांसेस हैं 200 लाख करोड़ के, तो जो पार्ट बैलेंस शीट में पब्लिश होता है उसको बोलते हैं ऑन बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं? ऑन बैलेंस शीट, या हम उसको एक और वर्ड यूज करते हैं, क्या? फंड बेस्ड। मीन्स ये वो पैसा दिया हुआ है आपने, मतलब आपने पैसा दे दिया, आपका पैसा लग चुका है, तो लग चुका है का मतलब फंड बेस्ड, और आपकी जो बैलेंस शीट पब्लिश होती है उसमें वो दिखाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अभी नहीं लगा, जैसे उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड। नॉन फंड बेस्ड जो है वो अभी लगा नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर लग सकता है, तो उसको हम बैलेंस शीट के नीचे लिखते हैं। जैसे हमने गारंटी दे रखी है, किसी की गारंटी दे रखी है, मान लीजिए 10 करोड़ रुपए की, तो अभी तो कोई दिक्कत है नहीं। मान लिया 2 साल बाद हमें गारंटी का पैसा देना पड़ जाए, तो 2 साल बाद ये नॉन फंड बेस्ड वाला जो आइटम है वो क्या बन जाएगा? फंड बेस्ड। फंड बेस्ड बन जाएगा, और फिर ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो 10 करोड़ यहाँ पे ऐड हो जाएगा उस कंडीशन में जब ये फेल हो जाए। जब ये क्या हो जाए? फेल हो जाए, मीन्स ये काम ना हो जैसा प्रॉमिस किया हुआ था। ठीक है, हम लोग को इसको नोट में दिखाएंगे। फेल होने पे तो सर वो बैड डेट या ऐसा कुछ होना चाहिए ना, फंड बेस्ड में क्यों नहीं कन्वर्ट नहीं होगा? नहीं नहीं, इन्होंने कहा कि जब ये फेल हो जाएगा तो ये बैड डेब्ट हो जाएगा, नहीं, उसके बाद भी हम उसे कुछ समय देते हैं। जैसे कहीं पर 30 डे है, कहीं पर 90 डे है, ये टाइम देते हैं हम उसको। अगर उसके बाद भी नहीं आया तो बैड डेब्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका क्वेरी? ओके सर, थैंक यू। गारंटी सिक्योर्ड नहीं होती है? सिक्योर्ड होती है उसके अगेंस्ट में, आप कभी इक्विटेबल मॉर्गेज ले लेते हैं, कभी उसकी एफडी ले लेते हैं, कभी उसका गोल्ड ले लेते हैं, मतलब क्लीन गारंटी बैंक नहीं देता। एसेट के साइड में ऐड होंगी? ये नहीं तो लाइबिलिटी होगी। लायबिलिटी में? नहीं, पहली बात तो ये ऐड ही नहीं होगी। क्यों? तो बताया ना, क्योंकि जैसे कैसा फेल आइटम है? होगी, अभी तो ऑफ बैलेंस शीट है, हाँ, नॉन ऑफ बैलेंस फंड शीट है। बट हमको अच्छा, अगर आपका कहना ये है कि कब ऐड होगी? जब ऐड होगी तो कहाँ होगी, यही पूछना है जी आपका? जी फेल तो होने ये आपका, ये जो आपकी ये लाइबिलिटी ले रखी है ना आपने, जी, तो ठीक लायबिलिटी है, साइड में जाएगा। हाँ, ये आपकी उतनी लाइबिलिटी बन गई ना अब। जी, नहीं नहीं, सर एसेट में एसेट आएगा, एसेट में आएगा, एसेट में आएगा। क्यों? में सर वो क्योंकि लोन हो जाएगा हाँ, वो। आप किसी के नाम 10 करोड़ का अकाउंट खोल देंगे, कहेंगे भैया लाओ, मीन्स येट टू कम, जो आना है आपके पास, तो क्या हो जाएगा? सिक्योर्ड भी है तो वो एसेट। एक सिक्योर्ड लोन हो गया एक तरीके हाँ, लोन साइड का आइटम है ये। से। जी, ये वो हो ठीक है, जाएगा। ठीक है, ओके, चलो और आगे देखते हैं। हाँ, 1996 में सर एक एक क्वेश्चन है सर, हाँ बोलो। जैसे ऑफ बैलेंस शीट आइटम जैसे इसमें है, जब हम लोग नॉन फंड बेस्ड मतलब बैंक गारंटी इशू करते हैं, जैसे सर हम काम ये करते हैं बैंक हाँ गारंटी इशू करना, तो ये सब हमको हाँ पता है कि ये है क्या, लेकिन हम लोग क्या हो, जब इशू होता है सर बैंक गारंटी, उस वक्त हाँ कमीशन होता है उसके, वो जैसा अभी आपने बोला कि इक्विटेबल मॉर्गेज एफडी, हम्म, तो वो मार्जिन हाँ होता है, उसके हाँ बेसिस पे वो इशू होता है। हाँ तो हाँ जब बैंक गारंटी इन्वोक होता है, मतलब जब वो वही है लाइबिलिटी वो बन जाता है बन कि जाता आपको है, हाँ करना है, तो हाँ एक अकाउंट हम लोग जो ओपन करते हैं बैंक हाँ गारंटी का, तो हाँ उसमें ओपन होता है, और उसके बाद जब वो इन्वोक होता है कि नहीं पेमेंट किया और एप्लीकेंट ने काम नहीं किया, तो जो बेनिफिशियरी है वो आते हैं हमें बैंक में कि उन्होंने नहीं दिया, आप हमें इतना का डीडी बना के दे दें, तो हाँ। उस वक्त वो तो लाइबिलिटी हो जाती है सर, वो जो कस्टमर नहीं, का करंट लाइबिलिटी अकाउंट, किसकी होती है?
कस्टमर का अकाउंट फिर हम लोग डेबिट करके सर वो डीडी बना के देते हैं ओवरड्राफ्ट करके। चलो चलो, मैं ये तो आपने क्वेश्चन पूछा, सब लोग सुन लें, मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो, सपोज कीजिए बैंक है SBI, ठीक है, जियो कंपनी आती है कि मेरा एक बैंक गारंटी इशू कर दो। बैंक गारंटी इशू कराती है कि मुझे अमेरिका से 10,000 मिलियन डॉलर का इक्विपमेंट मंगाना है। क्या मंगाना है? इक्विपमेंट, ठीक है। और SBI ने किसी अमेरिकन फर्म को प्रॉमिस कर दिया कि आप इसका आइटम भेज दो और ये पेमेंट ये करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो मैं कर। यहां तक की जो कहानी है ये आपका ऑफ बैलेंस शीट है, ऑफ बैलेंस शीट। और सपोज कीजिए 20 दिसंबर 2022 को प्रॉमिस हो गया, मतलब उतनी उस डेट तक का प्रॉमिस हो गया। सपोज कीजिए कि 21 दिसंबर 2022 ये पार्टी पेमेंट नहीं कर रही। कौन? ये जो जियो है पेमेंट नहीं कर रहा। तो उस डेट में क्या होगा, इसको ध्यान से देखिएगा कि जियो का अकाउंट तो आप क्या करेंगे, डेबिट, और जो ये पार्टी है इसको फंड क्या करेंगे, क्रेडिट। जिस दिन ये डेबिट क्रेडिट क्रिएट कर देंगे उस दिन ये आइटम क्या कहलाएगा, ऑन बैलेंस शीट। ऑन बैलेंस शीट, फर्म बेस्ड। ठीक है। और इसका आप एक प्रॉपर क्या करेंगे, वेट करेंगे 10 दिन, 30 डे, 90 डे, ठीक है। और उसके बाद भी पेमेंट नहीं आया तो यही अकाउंट क्या बन जाएगा, NPA, ठीक है। और बैंक अगर किसी का भी अकाउंट डेबिट करता है इसका मतलब बैंक के लिए वो क्या है, एसेट। एसेट है बैंक। अच्छा, मतलब ठीक सर है। जैसे ओडी हुआ तो उस अकाउंट में इंटरेस्ट सर्व हो जाएगा, इसीलिए वो हाँ, एसेट हो गया। लगेगा लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा और जैसे उसे वो आप ऑफ बैलेंस शीट से ऑन बैलेंस शीट आइटम में कन्वर्ट होगा वो एसेट हो बन गया। जाएगा। हाँ, जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो आप डेबिट साइड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपको मनी भेजना है ना वो कहाँ से लाएंगे आप। जैसे आपने किसी को हाउसिंग लोन के लिए पैसा दिया तो उसको कैश देने से पहले उसके अकाउंट में डेबिट करते हैं आप, लोन क्रिएट करते हैं, तभी तो उसको कैश देते हैं या उसके खाते में डालते हैं पैसा आप, ठीक है। तो या खाते में डालें या बाहर भेजें पैसा आप, ठीक है। तो वो एसेट होता है। क्लियर है? यस सर। सर कस्टमर के पास से एज ए सिक्योरिटी हम लोग एफडी लेते हैं ना अगेंस्ट बैंक गारंटी, तो हम लोग वो भी तो ब्रेक करके दे सकते हैं ना। नहीं, सुनो, 2-3 रीजन होते हैं। कई बार क्या होता है जो FD लेते हैं वो आप 30% की लेते हैं, हाँ मार्जिन, कभी मार्जिन कभी 100%। हाँ, और कभी कभी कितनी लेते हैं, 25। 100%। कभी 100% भी लेते हैं, ठीक है। करेक्ट। और कभी 0% भी लेते हैं। जीरो तो नहीं सुना आज डिपेंड, तक। नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर होते हैं ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हमने कोई कंटीजेंट ले रखी है तो उस कंडीशन पे कई बार क्या होता है, 0 भी होता है, ठीक है। अब ये जो आपने मार्जिन लिया हुआ है तो डेफिनेटली अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो आप इस 30% को इस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। 30% तो यहाँ से क्रेडिट कर लिया। अब अभी उससे कितना पैसा और लेना है आपने, 70% और लेना है। 70% और लेना है। अगर टाइम से देगा तो ठीक है, अगर नहीं देगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। और ये तो FD लिक्विड मार्जिन है। कई बार क्या करते हैं हम लोग, उसका जो बिल्डिंग है उसको भी EM करके भी मार्जिन लिया जाता है, या हम उसको बोलेंगे सिक्योरिटी के फॉर्म में लिया जाता है। फॉर्म में आता है सिक्योरिटी के फॉर्म में। तो सिक्योरिटी के फॉर्म में लेते हैं हम लोग, एसेट भी लेते हैं, मींस
उसका लैंड बिल्डिंग को भी हम लोग कई बार अपने मार्जिन के लिए या सिक्योरिटी के लिए ले लेते हैं। सर ठीक है, सर इसमें 30% मार्जिन न रखने के बाद में जो उसको 70% फंड दिया है, तो उसको इतना मतलब 70% नहीं लेना रहेगा ना, उससे कम लेना रहेगा। नहीं, अगर आपने 30% उसका एफडी से ले लिया तो अब उसको केवल 70% और प्लस उस पर लगने वाला इंटरेस्ट और प्लस जो आपका एक्सचेंज या कमीशन जो भी चार्जेस काटते हैं वो देना पड़ता है। नहीं सर, मेरा मतलब कैसा है, सुनना कि 1 लाख का सपोज एफडी अपने पास में रखा है, उसको 30% मार्जिन मतलब 70,000 का ही उसको बैंक गारंटी इशू करा है। नहीं नहीं अपने नहीं 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 नहीं, अगर 1 लाख का एफडी है उसका और आपने 70,000 का गारंटी इशू किया हुआ है तो मार्जिन उसका 100% से ज्यादा ही आ गया। आपने कमिटमेंट किया 70,000 का और उससे कितने का सिक्योरिटी ले लिया? 1 लाख। तो इसमें तो मोर देन 100% मार्जिन ले लिया आपने। हाँ, इसको बोलते हैं 100% मार्जिन। सर 30% में 1 लाख का हम लोग गारंटी इश्यू करके 30,000 उसके पास एफडी ले रहे हैं। हाँ ठीक है ना? हाँ, ये 1 लाख का गारंटी इशू कर रहे हैं, 30,000 का हम लोग एफडी ले FD रहे हैं, तो उसे हम 30% बोलते हैं। हाँ। ठीक है सर हम गारंटी कम मार्जिन पे भी करते हैं, बिकॉज मैंने हमेशा मोर देन 100% या 100% की मार्जिन पे देखा है। क्या कम परसेंटेज पे भी करते हैं क्या? कम पे भी करते हैं, गारंटी सीसी लिमिट नहीं करते हैं। जिसको सीसी लिमिट दिया जाता है उसका जो प्रॉपर्टी हमारे पास सिक्योर्ड होता है उसके अगेंस्ट में ये मार्जिन डिसाइड करते हैं ना सर। या हम ऐसे कह सकते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो लेते तो हैं 100%, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी 30% ले ली और बाकी सिक्योरिटी क्या ले ली उन्होंने? लैंड बिल्डिंग, इमूवेबल ले ली ना, इमूवेबल ले ली और लिक्विड सिक्योरिटी ले ली। इमूवेबल प्रॉपर्टी ले ली। सर लेकिन ये 100% से मतलब कम भी लेते हैं, बिकॉज मैंने नहीं देखा है अभी। मैंने हमेशा मोर देन 100% या 100% का देखा है। मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है, अगर उस पार्टी के पास 100% लिक्विड है, वो आपके पास क्यों आएगा? पहली बात, ठीक है। अब 100% में भी कई बार क्या होता है, सिक्योरिटी जो होती है ना वो 2028 में मैच्योर हो रही है, अभी मैच्योरिटी नहीं है उसकी, और आप डील करने बैंक में गए 2022 में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उनकी जो ये सिक्योरिटी है उसमें ब्रेक ना हो जाए, इसलिए वो पूरी सिक्योरिटी बैंक को दे देते हैं। मींस उनके पास अभी लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी अभी नहीं है। लिक्विडिटी कब होगी उनके पास? टू 2028 में। 28। तो अभी उसके पास तो स्क्रिप्ट है, उसका पेमेंट नहीं लेना चाह रहे हैं, तो ऐसी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू टाइम में वो 100% कर सकते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि आपका 30% तो सिक्योरिटी लेते हैं, ये वाली जिसको हम फाइनेंशियल बोलते हैं, और 70% प्लस की वो क्या लेते हैं? इमूवेबल कोलेटरल। ठीक है, यस सर। तो ये जो 100% जब भी सिक्योरिटी ले रहे हैं, वो 100% जो मार्जिन ले रहे हैं वो हमेशा सिक्योरिटी की फॉर्म में लेते हैं। फिर वो, अब एक चीज और सुनिए, एक तो वो ऑप्शन है सिक्योरिटी और एक है उसके वहां पे क्रेडिट बैलेंस। इन दोनों में क्या फर्क है? 100% सिक्योरिटी और क्रेडिट बैलेंस में क्या फर्क है? क्रेडिट बैलेंस तो निकाल सकता है, सिक्योरिटी हमारे पास सेफ रहेगी। क्रेडिट बैलेंस तो कभी भी निकाल सकता है वो। हाँ, सिक्योरिटी हम लोग लीन मार्क कर सकते हैं ना, लियन मार्क करेंगे, लियन मार्क करेंगे। हाँ। तो हो सकता है उसके करंट अकाउंट में
ये पैसा पड़ा हो, हाँ तो जब उसके बाद करंट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस में पड़ा हुआ है, तो वो तो पूरा पूरा हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब पार्टी के पास पूरा अवेलेबल पैसा होता है और कहता है बस जैसे ही वो दिन आए उस दिन आप रेमिट कर देना, तो उस कंडीशन में हम लोग करंट अकाउंट या जो 100% वाला कॉन्सेप्ट है वो आप यूज कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है, उसके पास सिक्योरिटी होती है, उस सिक्योरिटी का पेमेंट फ्यूचर में मिलना होता है, ऐसे टाइम पर वो ऐसी सिक्योरिटी भी ले लेता है। सर मैं यही चीज पूछ रहा था कि जो आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, क्या ये 30% सिक्योरिटी पे भी हम 100% की गारंटी देते हैं? ये चीज मैं पूछ रहा था, बिकॉज मैंने हमेशा देखा कि 100% सिक्योरिटी हो या उससे ज्यादा की हो तभी हम गारंटी इशू करते हैं। और रही बात गारंटी, जो मतलब वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कई बार उनको जैसे गवर्नमेंट को ही मांगती है कि गवर्नमेंट मतलब किसी बिल्डर पे या किसी उस पे बोलती है कि भैया मुझे तो गारंटी दो बैंक की, तभी मैं तुम्हारे साथ डील करूंगा, है ना। तो उस केस में चाहे उसके पास सिक्योरिटी होते हुए भी उसको बैंक के पास आना पड़ता है। हाँ, जी नहीं सर। उसके बाद तो वास्तव में उतना पैसा नहीं होता। आप देखो ये जो एग्जांपल आप बता रहे हैं ना, जैसे सपोज कीजिए एक 1000 करोड़ का एक रोड प्रोजेक्ट है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर 200 करोड़ की बैंक गारंटी, ठीक है। ये जो जी पार्टी सर। है जिसको 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाना है, इसके पास 50 करोड़ रुपीज है। इस कंडीशन में 200 की बैंक गारंटी 50 करोड़ में 50 करोड़ की वो एफडी वगैरह रख देगा, उसके अगेंस्ट में दे सकते हैं। लेकिन उस बंदे की जो कैपेसिटी है प्लस उसके साथ वो अपनी कोई इमूवेबल सिक्योरिटी को दे रहा है तो ले सकते हैं। जो केस आप बोल रहे हैं ना 100% वाला, जी उसमें सर। वो ये नहीं लेता होगा फिर बैंक। हाँ उसमें सर शायद सीए की ऑडिट रिपोर्ट लेते हैं कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, शायद वो लेते थे उसमें सीए की समथिंग कुछ एडिशनल जो है वो इमूवेबल सिक्योरिटी जी ना जी लेकर के जो उससे जी मार्जिन सर। है 100% मार्जिन ले लेते होंगे। लेकिन वो जी सर। डिपेंड करता है कि उस पार्टी के पास क्या 100% मार्जिन अवेलेबल है। जी सर। अगर बाई चांस उसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो इस वाले वे को चूज कर सकता है। और बैंक अगर इसमें देगा तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा लगाएगा? वो हाई लगाएगा, वो ठीक है, हाई हाई लगाएगा। लगाएगा, कमीशन भी कैसा लेगा? हाई ज्यादा लेगा। लेगा। और अगर वो 100% सिक्योरिटी दे रहा है उस कंडीशन पे वो क्या, आप जरा सब लोगों के लिए केस बताओ, जैसे आप आपके ब्रांच में बैंक में हो, एक केस बताओ कि कौन आया था, सर कितने का लिया था, क्या कुछ बता सकते हो? ब्रीफ है आपके पास कुछ? सर कभी कभी ऐसे प्रोजेक्ट्स रहते हैं जिसमें एसिड क्रिएशन हो रहा होता है। जैसे रेलवे में किसी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसने रेलवे में सपोज ट्रक्स लगाए, वो कॉन्ट्रैक्ट 3 या 5 साल का है और उसमें रेलवे ये एश्योर करता है कि इतने में अगर ये इन्वोक होती है परफॉर्मेंस तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। उस केस में जो है कम गारंटी पर भी बैंक और कर वो देता हो हूँ, जाता बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर आज उसने 200 करोड़ की ली गारंटी, 200 की तो कर गारंटी ले ली, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्टर है इधर ये ट्रैक भी तो बिछाते जा रहा है ना, और जितना ट्रैक उसने बिछा दिया, सपोज कि उसकी कॉस्ट हो गई 1500 करोड़, तो ये जो 1500 करोड़ है प्लस उसका 200 करोड़ मिला करके उनको लगता है बैंक को कि भाई पैसा तो मेरा वापस आ जाएगा। क्योंकि जितना ट्रैक बन गया उसका पेमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। और जब बैंक गारंटी होती है उस कंडीशन में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से बैंक लिखवा के लेता है। क्या लिखवा के लेता है? पेमेंट हमारे क्या बोलते हैं उसे? अकाउंट पे ही होगा सारा पेमेंट। असाइनमेंट करा देता है। असाइनमेंट करा देता है। सप्लाई बिल, क्या है? सप्लाई बिल उसको अपने नाम में असाइन करा देता है कि भैया इसका जो भी पेमेंट होगा वो कहाँ जाएगा? बैंक में आएगा।
ठीक है, चलो। हाँ, ये बात कर रहे थे हम कि जब हमारा बेसल वन आया तो उसमें बेसल वन में पहला जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें मार्केट रिस्क को इंक्लूड करा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो रिस्क था वो क्या था, क्रेडिट क्रेडिट रिस्क, रिस्क, और दूसरा कौन सा था, ऑपरेशनल। मार्केट रिस्क। दो रिस्क तो पहले चल रहे थे, बाद में अमेंड करते करते एक रिस्क को और ऐड कर लिया गया। कौन से वाले को? सर मार्केट मार्केट ऑपरेशनल रिस्क बेसल 2 में ज्यादा आता है। नहीं, देखो सुनो, ये हो सब वन में ही गए थे, अच्छा, बस थोड़ा सा टाइम लगा था उनको आने में। तीनों रिस्क बेसल वन में ही आ गए थे। चलो आगे देखो। अलाउ, अब इसमें क्या है, सेलेक्ट फीचर ऑफ द अमेंडमेंट। तो उसमें क्या अमेंडमेंट हुए 96 में? तो पहला बोला अलाउ बैंक्स टू यूज प्रोप्राइटरी इन हाउस मॉडल्स फॉर मेजरिंग मार्केट रिस्क। उसने बोला मार्केट रिस्क निकालने के लिए आप क्या करें, अपने खुद के मॉडल बनाएं। दूसरा, banks using proprietary models must compute VAR daily using 99 percentile one-tailed confidence interval with a time horizon of 10 trading days using a historical observation period of at least 1 year। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं दोबारा एक एक शब्द को बोल रहा हूँ। पहला कि पहले तो उसने बोला कि बैंकों को अपना वो करना है, एक प्रोप्राइटरी मॉडल बनाना है मार्केट रिस्क निकालने के लिए। दूसरा, उसने बोला बैंकों को VAR, VAR का मतलब पुराने स्टूडेंट जानते हैं, वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, और एक मैंने एक अच्छा वीडियो आपके कोर्स में डाला हुआ, ओल्ड कोर्स में, उसमें बताया हुआ वैल्यू एट रिस्क क्या होता है। ठीक है, आगे भी हम उसकी चर्चा करेंगे। और वैल्यू एट रिस्क डेली बेसिस पे निकालेंगे, और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा कितना होगा, 99%। अच्छा, एक चीज और है, वन टेल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम अपना ये पढ़ेंगे ABM का, जब हम लोग एस्टिमेशन सैम्पलिंग पढ़ेंगे तो हम लोग इस तरह की फिगर की बात करते हैं। ठीक है, और इसमें नॉर्मली कितने टेल होते हैं, 2 टेल होते हैं, एक इधर का कुछ हिस्सा और एक इधर का कुछ। लेकिन ये बोल रहा है कि मार्केट रिस्क जब आप निकालेंगे तो कौन से मेथड से निकालेंगे, वन टेल। अब वन टेल का समझ जाइए। अगर मैं कहता हूं 99% बोलता हूं, तो अगर वो बोलता है 99% कॉन्फिडेंस, तो कितना रह गया हमारा, 1% रह गया। 1% में से 0.5% इधर और 0.5% इधर, इसको बोलते हैं टू टेल। और अगर मैं इसको 1% एक साइड ले लूं, यानी इस फिगर को मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं दूसरे कलर से, ऐसा कुछ, और सारा मैं 1% इधर ले लूं, 1% कंप्लीट इधर ले लूं, तो इसको बोलते हैं वन टेल। तो VAR जो निकलेगा कितने टेल पे निकलेगा, वन टेल पे। यानी यहां से लेकर के यहां तक का सारा एरिया आपका कितने परसेंट होगा, 99% होगा, और जो बचा हुआ एरिया है वो कितने परसेंट होगा, 1%। तो हम लोग 2 टेल पे टेस्ट नहीं करेंगे, 1 टेल पे टेस्ट करेंगे। किसको, VAR को। और एक बात और बोली, विद इन ए टाइम होराइजन ऑफ 10 ट्रेडिंग डेज। 10 ट्रेडिंग डेज, ट्रेडिंग डेज है, कंटिन्यूस डेज नहीं है। जो लास्ट 10 डे की ट्रेडिंग हुई है उसके हिसाब से, और इसमें लास्ट 1 ईयर के डेटा को हम ऑब्जर्व करके हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन से यूज करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट,
द कैपिटल चार्ज फॉर ए बैंक that uses a proprietary model will be the higher of the previous day's VAR and 3 times of average of daily VAR of the preceding 60 business days. तो क्या बोला इसने? पहला वर्ड तो बोला कैपिटल चार्ज, इसको समझने की कोशिश करिए पहले। कैपिटल चार्ज क्या होता है? कैपिटल चार्ज का मतलब यह है कि आप मार्केट रिस्क के लिए कितनी कैपिटल को साइड में रखे हुए हैं। कैपिटल चार्ज का मतलब उस काम के लिए आपने कितनी कैपिटल रखी, उसको कैपिटल चार्ज बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो आपका प्रोप्राइटरी मॉडल है उसको यूज करते हुए आपने जितनी कैपिटल रखी है विल बी द हायर ऑफ द प्रीवियस डेज VAR, पिछले दिन का जो VAR है वो उससे ज्यादा होना चाहिए, एक बात। दूसरा, एंड 3 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली VAR, पिछले दिन का VAR और पिछले एवरेज जो VAR है उसका 3 टाइम ऑफ द प्रीसीडिंग लास्ट 60 डेज में जो आपका एवरेज आया। इसको फिर मैं समझाता हूं। एक तो है प्रीवियस डे का, प्रीवियस डे, ठीक है। दूसरा है 60 डे का एवरेज। एक तो है प्रीवियस डे और एक है लास्ट 60 डे का एवरेज, ठीक है। तो उसने बोला इन दोनों में से हायर, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उतनी आपको क्या रखनी पड़ेगी, बोलिए आप लोग, उतनी क्या रखनी पड़ेगी? कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क, ठीक है। मार्केट रिस्क के लिए जो आपका मॉडल निकाल रहा है उसमें एक तो आप पिछले दिन का VAR निकालो। पिछले दिन का VAR मान लिया आया 200 करोड़ आया और 60 डे का VAR का एवरेज कितना आया, मान लिया 3 टाइम्स लेना सर, 180 करोड़ इंटू 3। तो आप क्या लेंगे? higher of the two, 180 crore into 3, 540 करोड़, 540। ठीक है। अभी जब हम मार्केट रिस्क पढ़ेंगे तो और बार बार ये बातें आएंगी, तो शायद थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आप आएंगे, ठीक है। 4th पॉइंट सर, तो फिर यहाँ पे जो 8% वाला जो फंडा था वो खत्म, मतलब उसका वो कहाँ गया? वो तो उसमें 8% वाला फंडा आपका जो RWA है उस पे काम करता है जी। ये जो है मार्केट रिस्क है। मार्केट रिस्क में RWA सीधे नहीं निकलता। अभी ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है इनकी बात पर मैं अभी एलोबरेट कर दे रहा हूँ। हालांकि आप लोग शिकायत करते हैं, बातें बहुत होती हैं, लेकिन है इस चैप्टर में, इसलिए मैं अभी इसको अभी क्लियर कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा। एक होता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में हम लोग, हमारे पास क्या मौजूद होता है? एसेट। एसेट से हम लोग क्या बनाते हैं? RWA। और RWA से हम लोग क्या बनाते हैं? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कि कितने परसेंट है? 9%, 8%। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। जी सर। दूसरा, इसको ध्यान से देखिएगा, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में हमारे पास RWA अवेलेबल नहीं होता, लेकिन हमारे पास सीधे क्या निकलता है इसमें? कैपिटल चार्ज। जो जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। क्या बात करी हमने? कि लास्ट डे का VAR या पिछले 60 डे का एवरेज VAR का 3 टाइम, जो भी ज्यादा होगा उसको फिगर को यहां रख लेंगे। लेट से मैं कहता हूं ये फिगर आ गई आपकी 990 करोड़ आ गई मान, ठीक है। कोई डाउट इसमें? सर मार्केट रिस्क से जो भी हमने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, जो भी इन्वेस्टमेंट में गया है, उसमें कैपिटल चार्ज होगा ना सर? उसमें होगा, लेकिन उसका VAR निकलता है। जैसे मान लिया मैंने 2500 करोड़ कहीं इन्वेस्ट किया हुआ, तो 2500 करोड़ से नहीं निकलता, उस 2500 करोड़ का VAR निकालते हैं। मींस उसमें से कितना पोर्शन हमारा रिस्क में है। जैसे
हम लोग क्रेडिट रिस्क में क्या करते हैं, सपोज करिए हमने 2000 करोड़ का लोन लिया और उसमें रिस्क वेट कितना है मान लिया 20%, तो कितना हो जाएगा ये 400 400 करोड़ हो जाएगा। यस सर। और 400 करोड़ का 9% आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 36 मींस क्रेडिट रिस्क में एसेट को आरडब्ल्यूए करके हम लोग एमसीआर निकाल लेते हैं, यानी हमको कितनी कैपिटल चाहिए इसमें 36 करोड़। लेकिन जब मार्केट रिस्क की बात आती है तो मार्केट रिस्क में जो फिनोमिना दिया हुआ है वो सीधे हमें क्या बता रहा है कि हमने इन्वेस्टमेंट कितने तो रिस्क क्या पे हम रखी है। इससे आरडब्ल्यूए क्रिएट कर सकते हैं, रिवर्स आ जाओ हो जाएगा। कैसे होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, कैपिटल इज इक्वल टू आरडब्ल्यूए इनटू भाई आरडब्ल्यूए का कितने परसेंट लेते हैं हम 9%। तो हमारा ये निकलता है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्स की जगह कितने परसेंट ले लेंगे 9%। तो आरडब्ल्यूए का फॉर्मूला क्या हो गया इज इक्वल टू कैपिटल चार्ज डिवाइडेड बाय कैपिटल डिवाइडेड बाई 9%। यस ठीक है, या इसको आप 100 यहाँ ना लग के सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं इसे 0.09। तो अब मैं इसको 0.09 से डिवाइड करूं 990 को करूं, यस सर। 11 कितना आ गया 11,000, कितना आ गया 11। इसका मतलब मार्केट रिस्क का आरडब्ल्यूए कितना आया 11 और मार्केट रिस्क का आरडब्ल्यूए किससे निकला हमारा कैपिटल चार्ज। कैपिटल चार्ज। अगर किसी कोई बात समझ में आ रही तो समझ लेना, क्योंकि आगे इसका एक दो बार यूज है। मार्केट रिस्क में हमको सीधे क्या निकल के मिलता है, उससे हम रिवर्स प्रोसेस में आके क्या निकालते हैं, जबकि क्रेडिट रिस्क में हमको आरडब्ल्यूए पहले मिल जाता है और उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं। तो जो इनका क्वेश्चन था कि सर कैपिटल चार्ज तो किससे निकलता है, लेकिन मार्केट रिस्क के केस में आरडब्ल्यूए कैपिटल चार्ज से रिवर्स निकलता है और ये ट्रीट करके कि दैट विल बी इक्वल टू ऑफ व्हाट परसेंट 9%। ठीक है, और जब आप न्यूमेरिकल करेंगे डिफरेंट नोट्स पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पर ये 0.09 की जगह कितना लिखा हुआ है 0.08, यानी आपका कैपिटल को 0.08 से डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब ये कौन से नॉर्म्स की बात कर रहा है और इसका मतलब आरबीआई का बेसल नॉर्म। बात समझ में आई। ठीक है, ये मेरे को जेन्युइन क्वेरी थी, इसलिए मुझे यहाँ पे डिस्कस करना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप मार्केट रिस्क निकालेंगे तो आरडब्ल्यूए आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, आपके पास क्या अवेलेबल होता है कैपिटल चार्ज। और कैपिटल चार्ज कौन सी टेक्निक से निकाल रहे हैं, वायर टेक्निक। ठीक है, और वायर टेक्निक में उसने बता दिया था
कि या तो हम क्या लेंगे, प्रीवियस डे का ले लेंगे और 3 इंटू एवरेज ऑफ कितने डेज, 60 days. इसमें से जो भी हायर होगा उसको ले लेंगे, यहाँ रख लेंगे जहां हमने कैपिटल चार्ज की जगह 990 लिखा वहां रख लेंगे, उसके बाद RW निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं मैं, ये सामने जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग इस बैंक को कितनी कैपिटल मेंटेन करनी है? 36 हो गया। कौन से बैंक को? 36 सर 900 यस कौन से बैंक को? 36 ये जो अरे सामने सिको बैंक जो दिख रहा है, 36 हाँ जी यही करनी है। अभी ऑपरेशन रिस्क भी इसमें काउंट होगा। वो अलग बात है। अभी तो मैंने सामने स्क्रीन की बात करी जी सर। कि कैपिटल रिस्क के लिए मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए आपको, क्रेडिट रिस्क के लिए मिनिमम 36 जी सर। सॉरी क्रेडिट रिस्क के लिए 36 36 करोड़ और मार्केट रिस्क के लिए कितनी चाहिए? जी सर 990। तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है। ठीक, ऐसे ही हम कब ऑपरेशन वाले पे आएंगे तो उसमें बिल्कुल सेम रहेगा, बस क्या फर्क रहेगा, बल्कि बिल्कुल सेम रहेगा, बस ऑपरेशन रिस्क निकालने का उसमें भी पहले कैपिटल चार्ज निकलेगा, ध्यान रखना। किसमें? ऑपरेशन रिस्क में भी RWA नहीं निकलता, क्या निकलता? सीधे कैपिटल चार्ज। और कैपिटल चार्ज निकालने का तरीका वार का तरीका नहीं, उसका एक अलग तरीका है। ठीक, जब वो निकल जाएगा तो वार का एक बार दोबारा करना सर, वार का मेरे को समझ नहीं, दोबारा करना एक बार। वार का क्या? वैल्यू एट रिस्क। नहीं वो कैसे निकालोगे वो बताना सर एक बार, कैसे निकालोगे? वो तो मार्केट रिस्क में बताएंगे, लेकिन फिर भी आइडिया देता हूं मैं आपको। आपका सपोज कीजिए 25,000 का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। ठीक है, तो आपने पुराने डेटा के हिसाब से देखा कि अगर 99% लॉस ना हो, सिर्फ एक दिन लॉस हो, तो उससे मुझे सपोज कीजिए 500 का लॉस हो जाता है। तो ये जो 500 है ना, इसकी मेरे को क्या करनी पड़ेगी? अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? मीन्स 25,000 इन्वेस्टमेंट में से मेरा 500 का इन्वेस्टमेंट हो सकता है कभी रिस्क में आ जाए। उसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? VAR बोलते हैं। और इस VAR को निकालने का तरीका है मार्केट रिस्क को जब हम पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे। ठीक है सर, VAR का फुल फॉर्म क्या है बोले सर? वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट मीन्स 25,000 इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपने, उसमें से जितना आपका रिस्क में है, और ये रिस्क निकलता कैसे है, कौन से डेटा से निकलता है? हिस्टोरिकल डेटा से, जो आपके पुराने डेटा है, जो पुराना एक्सपीरियंस है, उससे निकलता है। ठीक है। सर इसमें लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 1 ईयर का करा है। एक सेकंड सर, आपने इसमें लिखा है कि हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन 1 साल का करना है। सपोज करो मैंने इन्वेस्टमेंट ही आज किसी नई चीज में किया, तो उसका तो हिस्टोरिकल डाटा होगा ही नहीं, तो उस केस में फिर क्या करेंगे? मार्केट डेटा तो अवेलेबल है ना, किसी और बैंक ने अगर किया रखा है वैसा। हाँ, वो उसमें मिल जाता है। अच्छा, जो आपका शेयर मार्केट है ना, उसमें आप किसी भी स्टॉक या शेयर्स के बारे में पिछले कितने साल का रिकॉर्ड ले सकते हैं। मतलब अगर किसी और बैंक ने कर रखा है तो हम वो भी उठा लेंगे। हाँ, हिस्टोरिकल डेटा मिल जाता है। जैसे मैं बताऊं, किसी शेयर का प्राइस 10 है, अगले दिन 11 हुआ, फिर 9 हो गया, फिर 8 हुआ, फिर 12 हो गया, तो ये जो डेटा है, इससे VAR को कैलकुलेट करने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है सर, समझ गया सर। ठीक है सर, समझ गया। थैंक यू सर। ये ऊपर कैलकुलेशन में जो आपने क्रेडिट रिस्क अभी कैलकुलेट किया था, उसमें RWA 20% लिया, तो ये ओनली एग्जांपल के लिए या 20% लिया? एग्जांपल के लिए मैंने ये मान लिया कि ये एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट के लोन्स है, मान लिया।
अच्छा अच्छा। या एलसी के लोन से, ठीक है। हम्म, वो तो ये जो कॉन्सेप्ट है आरडब्ल्यूए कॉन्सेप्ट तो मैं आपको जेआईबी वाली क्लास में बता चुका हूँ। हाँ हाँ हाँ, तभी सर वो आरडब्ल्यू होता 20% क्या नहीं है? समझे। हाँ जी। और सर ये भी नहीं समझ आया ये सिंगल एंड और ये डबल एंड का क्या सेकंड ये पॉइंट जो था हमारा वन चाइल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल हाँ वाला। हाँ बता सर। रहा हूँ। ऐसा होता है कि जैसे मान लिया ये जो फिगर सामने दिख रही है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो जैसे आपके मोहल्ले में सब लोग इक्वल सैलरी वाले हैं क्या? हाँ सर। नहीं नहीं क्या? कुछ लोग बहुत कम वाले हैं? कुछ ज्यादा हो गया। नहीं। जैसे आपकी सैलरी में 50,000 मान लेता हूँ, हम्म, आपके मोहल्ले में सबसे कम सैलरी वाला कौन है? सर ये नहीं पता सर। ये नहीं पता अरे सर। उनका नाम नहीं बताना आपने। सर सर वॉचमैन। हो सकता है सर मैं ही लेबर हो होऊंगा। सकता है, कोई लेबर। 20,000 वाला हो, हाँ। आप है 50,000 वाले, हम्म, और हो सकता है कोई 1 लाख वाला भी होगा। हाँ सर बिल्कुल सर। सो क्या होता है कि ये जो शुरू वाला और आखिरी वाले को उड़ा दिया जाता है, अच्छा। इसको बोलते हैं टू टेल टेस्ट। मींस ये हमारे डेटा को मैनिपुलेट कर देते हैं। फिर जो बचे हुए लोग हैं 30, 40, 50, 60, 70, 80 इनको लेकर के डेटा को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। ये हुआ टू टेल। फिर वन टेल में क्या होता है? एक साइड का ये ऊपर वाला उड़ा दिया आपने, लेकिन 20 को शामिल किया आपने, 20 को शामिल किया है आपने, ठीक है। तो वन टेल हो गया, ठीक। तो ये जो पॉइंट है। हाँ, अगला यूज ऑफ बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग क्या होता है? बैक टेस्टिंग का मतलब होता है जो आपने काम किया उसको दोबारा से चेक करना। एक्स पोस्ट कंपैरिजंस बिटवीन मॉडल्स रिजल्ट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसे आपने मॉक टेस्ट किया, सपोज किया मॉक टेस्ट किया, पहला मॉक टेस्ट किया तो उसमें मार्क्स आए आपके 47। सेकंड मॉक टेस्ट किया आपने, उसमें आया आपका 52। थर्ड मॉक टेस्ट किया उसमें 63, फोर्थ में 52, ऐसे आ गया। ये आपका एक्चुअल है। लेकिन आपने अपनी पढ़ाई के जो आप लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सोचा कि मेरा जो है पहले वाले में 60 आएगा, दूसरे वाले में 70, तीसरे वाले में 72 और चौथे वाले में 74 आएगा। तो जो आपका एस्टिमेशन है और जो आपका एक्चुअल है, इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करना क्या कहलाता है? बैक टेस्टिंग। बैक बैक टेस्टिंग। टेस्टिंग मीन्स आपने जिस तरीके से ये एजम्पशंस लगाए थे 60, 70, 72, 74, आपने कोई फॉर्मूला लगाया होगा। जैसे लगाया आपने कि अभी मैंने 5 घंटे पढ़ा है तो मेरे 60 आएंगे, कल को मैं 2 घंटे और पढ़ लूंगा तो मेरे 70 आएंगे, फिर परसों को 2 घंटे और पढ़ लूंगा तो 70। तो आपने एक फॉर्मूला बना दिया। उस फॉर्मूले के जो रिजल्ट है, आपका जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा उनसे कंपेयर करना है। अगर मान लिया सेम टू सेम आ जाते तो इसका मतलब आपने जो फॉर्मूला बनाया वो कैसा होता? परफेक्ट। परफेक्ट होता, उसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो बैक टेस्टिंग करती है आपका जो मॉडल का रिजल्ट है और आपका जो एक्चुअल रिजल्ट है उसमें कंपेयर करना बैक टेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या किया जाता है? इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। अब इम्प्रूव कैसे करते हैं ये भी देख लो। उसने बोला टू अराइव एट द प्लस फैक्टर दैट इज एडेड टू द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 3। मीन्स उसमें कौन सी चीज डाल करके आपका वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। जैसे आपने कहा 5 घंटे पढ़ाई करी, इंटू 12 कर लीजिए,
और प्लस 2 कर लीजिए, कोई भी एक फॉर्मूला बनाया आप, तो वो ये बोलता है बैक टेस्टिंग का मतलब समझ जाओ आप लोग कि पुराना जो आपने फॉर्मूला बनाया मॉडल वो और एक्चुअल का कंपैरिजन करना, ठीक है। 5th पॉइंट है अलाउ बैंक्स टू इश्यू शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेटेड डेट। हालांकि इस पॉइंट को मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि अब ये जो चीज है टीयर 3 वाली सबऑर्डिनेटेड डेट वाली बात अब क्या हो गई है, क्या हो गई है, रिमूव हो कुछ भी गई। नहीं सुनते आप। खत्म हो गए सर। हाँ, जब जेआईबी के साथ लिया था तो हमने वह अब ये जो है टीयर 3 वाला क्लॉज मतलब उस तरह कैपिटल को इंडिया में नहीं कंसीडर करता। पॉइंट 3 रिमूव हो जाएगा ना सर? अगला अल्टरनेट स्टैंडर्डाइज अप्रोच, ये भी सुना था सब। यस सर। इसमें हम कैलकुलेट Yes, sir. करने की मेथड बता रहे थे। तो अल्टरनेट मेथड यूजिंग द बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच where general market risk and specific security risk are calculated separately and added up। तो उसने बोला कि अगर आप जो आपका जनरल मार्केट रिस्क और स्पेसिफिक सिक्योरिटी रिस्क को कैलकुलेट कर रहे हैं सेपरेटली, कौन से मेथड से, अल्टरनेट बिल्डिंग स्टैंडर्ड ब्लॉक अप्रोच। अप्रोच से, बिल्डिंग ब्लॉक ठीक है। अप्रोच। तो एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच का एक अल्टरनेट मेथड आ गया, क्या नाम आया उसका, बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक ब्लॉक। अप्रोच, उसको यूज करना। नेक्स्ट बैंक्स टू सेग्रीगेट ट्रेडिंग बुक्स एंड मार्क टू मार्केट ऑल पोर्टफोलियो पोजीशन इन द ट्रेडिंग बुक। अब यहाँ पे देखिएगा, एक तो बोला उसने ट्रेडिंग बुक को अलग करो, दूसरा मार्क टू मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्क टू मार्केट का मतलब होता है कि जिसके प्राइस आप डिसाइड नहीं करते, कौन डिसाइड करता है, मार्केट से। मार्केट। तो जिसके प्राइस मार्केट डिसाइड करता है उसी को हम बोलते हैं मार्क टू मार्केट। तो उसने बोला ट्रेडिंग बुक और मार्क टू मार्केट ऑल पोर्टफोलियो पोजीशन इन ट्रेडिंग बुक को सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना। एप्लीकेबल टू बोथ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग सिक्योरिटी, मीन्स आपकी बैंकिंग फर्म्स, आपकी नॉन बैंकिंग सिक्योरिटीज फर्म जो कर रही है वो बोथ एक्टिविटी पे इस मार्केट रिस्क को अप्लाई करना। फिर है एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट रिस्क अमेंडमेंट वाज दैट बैंक्स वर फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउड टू यूज इंटरनल मॉडल। कौन सा मॉडल है ये, वार मॉडल, वैल्यू एट रिस्क। हाँ, पहली बार इस मॉडल को यूज करने को अलाउ किया गया एज ए बेसिस फॉर मेजरिंग देयर मार्केट रिस्क सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। मीन्स अगर आप इस मॉडल को यूज करेंगे तो आपके वहाँ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो स्टैंडर्ड है बहुत स्ट्रिक्टली यूज करने हैं। मच ऑफ द प्रिपरेटरी वर्क फॉर द पैकेज वाज अंडरटेकिंग जॉइंटली विद सिक्योरिटीज रेगुलेटर। और ये जो भी आप काम करेंगे, जो सिक्योरिटी के रेगुलेटर हैं उनके साथ जॉइंटली जो प्रिपरेटरी वर्क करना पड़ता है वो सारा काम करके करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमने जो 8 पॉइंट पढ़े, बस मुझे ये बता दो जाने से पहले, ये हमने 8 पॉइंट क्या पढ़े, मतलब पॉइंट क्या पढ़े, नहीं किस लिए पढ़े, क्या थे ये। बेसिकली सर इसने ये बोला कि मार्केट रिस्क हम कैसे देखेंगे, कैसे उसको करेंगे, मतलब मार्केट रिस्क को कैसे कैलकुलेट। कुछ नए अमेंडमेंट आए और नए अमेंडमेंट में ये जो 8 पॉइंट इंप्लीमेंट हुए, कौन से रिस्क में इंप्लीमेंट हुए सारे, मार्केट रिस्क। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे मार्केट रिस्क में इतने इम्प्रूवमेंट आए, कब आए ये, 1996 जब 1996 में कौन सा बेसिल था उस समय, 1 से 2 1 ही था, नहीं 1 से 2 नहीं हुआ, 1 में ही सुधार आए। अच्छा, 1 में ही, 1 में ही ये सुधार आए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं कह रहा, सर इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मतलब ये पॉइंट्स देगा उसमें कुछ ऊपर नीचे करेगा, पूछ लेगा, बिल्कुल नोट लिख देगा, नोट हटा देगा, ठीक है।
सर इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है मार्केट में। मार्केट में कहीं इन्वेस्टमेंट के ऐसा लिखा साथ तो नहीं, आरबीआई में इन्वेस्टमेंट, अदर बैंक में इन्वेस्टमेंट, शेयर कहीं ऐसा मार्केट तो में लिखा है इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशन का तो नहीं फॉरेक्स लिखा है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट। जैसे इसमें सेकंड पॉइंट है जो ऑब्जर्वेशन लेना होता है 1 ईयर का, तो ये इंस्टीट्यूशंस जो है वो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउड नहीं होता है इनको। नहीं नहीं, आईपीओ से मतलब नहीं है इसका। ये बैंक कभी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। बैंक जो है, जो सिक्योरिटीज ट्रेडिंग हो रही होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करता है, और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करेगा तो एज ए सब्सिडरी करता है। मतलब अगर बैंक में उसमें अपने पार्टिसिपेशन करना होता है, उस कंपनी को कुछ खरीदना होता है ना, तब ये काम करता है। ठीक है तो बहुत हाई लेवल का टॉपिक, लेकिन धीरे 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 करके पकड़ में आएगा आपको, और वो तब पकड़ में आएगा आप सारी क्लास अटेंड करेंगे तो। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है।